गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे बहू की विदा, जो कि विनोद रस्तोगी का लिखा हुआ चैप्टर है। और इसमें हमने आपको पेज नंबर 23 तक आपको पढ़ाया था। और उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए उसी चैप्टर में हम बताते हैं आपको कि ये चैप्टर जो है आपने देखा होगा पूरा की पूरा चैप्टर आपने अभी तक जितना पढ़ा है दहेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जीवन लाल जो है वो बहू की विदा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, दहेज चाहिए। और जो उन्हें अपनी बहू के जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी तो उसकी विवाह में उससे जो है दहेज उसके हिसाब से, उसकी हैसियत के हिसाब से वो उन्होंने कम दिया था। और जीवन लाल जो है अब बहू को उसके मायके नहीं जाने दे रहे और उसका भाई जो है वो लेने के लिए आया हुआ है। और वहाँ पर वो जो है वो इसलिए मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे क्या है 5,000 रुपये दो और तुम अपनी बहन को विदा करा के ले जा सकते हो। प्रमोद जो कि इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखता है कि वो अपनी बहन के लिए और 5,000 रुपये खर्च करे, फिर भी वो जब बहुत कहता है और जीवन लाल नहीं मानते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको आपकी चोट का भर रहा हूँ। यानी कि जीवन लाल क्या कहते हैं कि मेरे जो है वो क्या लगी है, चोट लगी है। तो कहता है कि मैं आपकी चोट का मरहम जो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा। और वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा और वो उसके दिमाग में आता है कि मैं अपना मकान बेच दूँगा और मैं अपना मकान बेच कर ही कुछ ना कुछ तरीके से पैसे जमा करके अपनी बहन को विदा करने फिर आऊँगा। और इस सोच के साथ वो फिर बाद में अपनी बहन से मिलता है कि मैं अपनी बहन से मिल लूँ और चला जाऊँ, घर लौट जाऊँ और फिर मैं पैसों का इंतज़ाम करके आऊँगा। यहाँ पर जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए, बहन से बात करने के लिए बैठा हुआ है, तभी उसकी बहन की सास यानी कि राजेश्वरी, जीवन लाल की जो पत्नी है, वो आ जाती है। और वो जो है वो बहुत अच्छे स्वभाव की स्त्री है। और वहाँ पर आकर वो दोनों भाई बहन जो बातें कर रहे थे, यानी कि प्रमोद अपनी बहन से जो बातें कर रहा था, तो वहाँ पर आके बैठती है और उससे पूछती है क्या कौन सी बातें हो रही हैं। और यहाँ पर प्रमोद जो है वो जो है उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, राजेश्वरी मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम, बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। राजेश्वरी जो है वो अपने पति को बहुत अच्छे से समझती थी और वो जानती थी कि उसका पति जो है वो पैसे का कितना ज़्यादा लालची है। और वो कहती है कि प्रमोद से कहती है कि तुम बताओ कि उन्होंने कितने पैसे की मांग की है, मुझसे शर्म मत करो, जैसे मेरा बेटा रमेश है वैसे ही तुम भी मेरे बेटे के समान हो। प्रमोद जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो। और प्रमोद जो है वो घबरा जाता है, वो कहता है रुपए की कोई बात नहीं हुई, वे तो। और इतना आगे बोल भी नहीं पाता कि राजेश्वरी कहती है बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और राजेश्वरी कहती है कि तुम माँ से झूठ बोलते हो, तुम मुझ माँ से झूठ बोल रहे हो, मैं अच्छे से अपने पति को क्या करती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। और वो कहती है कि मैं अपने पति को इतने अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें इंसान से ज़्यादा पैसे से बहुत प्रेम है। प्रमोद जी आप, प्रमोद कहता है जी आप, और बीच में बात कटती है। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, और राजेश्वरी जो है वो प्रमोद की तरफ गूढ़ मीन्स गहरी दृष्टि, दृष्टि मीन्स नज़र, गहरी नज़र जो है वो गड़ाती है, उसके ऊपर गहरी नज़र गड़ाती है। बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है। और वो कहती है तुम मुझे बताओ कि उन्होंने कितने रुपए की मांग की है और कितना रुपया लेकर वो विदा करने के लिए तैयार हैं। चुप क्यों हो बताओ। अब वो कहती है कि तुम चुप क्यों हो बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में 5,000। प्रमोद बहुत धीमे और उदास होकर कहता है कि 5,000। राजेश्वरी बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके
पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। और कहती है बस इतने, मैं तो और कहती है कि मैं तुम्हें ये रुपए देती हूँ और तुम जाकर उनके मुंह पर मारना और कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से ज्यादा प्रेम करती हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हूँ, मैं अभी लाती हूँ। और वो उठ कर जाती है राजेश्वरी और सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कहती है मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर ठहरिए माँ जी। प्रमोद उठ जाता है और कहता है ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर वो क्या करती है, प्रमोद की तरफ देखती है। प्रमोद मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। प्रमोद कहता है रुकिए, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। और कमला जो है उसी तरीके से मूर्ति के समान वहाँ पर खड़ी रहती है, वो कुछ भी इन दोनों के बीच में नहीं बोलती। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो यह कभी नहीं हो सकता। राजेश्वरी कहती है क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो बहू की, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में उसका स्वर जो है वो भारी हो जाता है। वो कहती है मैं भी एक माँ हूँ और माँ के हृदय को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, माँ के दिल को अच्छे से जानती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। वो कहते हैं जिस तरीके से मैं उतावली होकर बेचैन होकर गौरी की राह देख रही हूँ, उसका इंतजार कर रही हूँ, वैसे तुम्हारी माँ भी और क्या है कमला का इंतजार कर रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। और वो कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, विदा जरूर होगी। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई और कमर से अपनी उसके कमर में कुंजियां यानी कि चाबी का गुच्छा लगा हुआ है और वो जो है अपने कमर से चाबी का गुच्छा निकालती है और कमला की ओर चाबी का गुच्छा बढ़ाती हुई कहती है जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकालना। कहती तू जा और जल्दी से जाकर तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। कमला जो है चाबी लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है और प्रमोद जो है वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ जहाँ पर पहले जीवनलाल खड़े थे वहीं पर वो जाकर खड़ा हो जाता है। राजेश्वरी जाती क्यों नहीं, गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई जल्दी कर। और राजेश्वरी कमला से कहती है जाती क्यों नहीं है और उसके हाथ में गुच्छा देती हुई कहती है जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। कमला जो है सोफे से उठ जाती है और माँ जी कहकर सिसकने लगती है, रोने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। राजेश्वरी उसे कहती है मेरी बेटी और उसे अपने गले से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश जो जीवनलाल हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी जो है ससुराल से आ रही है। तो कहते हैं कि तुमने जो है किसी भी तरीके की तैयारी नहीं की गौरी के स्वागत की और उसके आने का समय हो गया है। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। और राजेश्वरी कमला से कहती है बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं और कमला जो है अंदर चली जाती है और प्रमोद जो खिड़की के पास खड़ा हुआ है वो बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखता है मुड़कर और जिधर से जीवनलाल अंदर आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। और कहते हैं क्या यहाँ खड़ी खड़ी तुम क्या कर रही हो, जाके बेटी के स्वागत की तैयारी करो, ये भी तो देखें कि नाक वाले इज्जत वाले लोग जो हैं वो बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुँह से और कहती है कि गालियों के अलावा तुम्हारे मुँह से कभी सीधी बात नहीं निकलती, जब देखो तब बेढंगी बातें। और वो
जिस तरीके से जीवनलाल ने प्रमोद के ऊपर जो है तंज कसा, यानी कि उसको बात सुनाने के लिए उसने ये बात बोली, तो उसको गुस्सा आता है। राजेश्वरी को कहती है कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ गालियां ही निकलती हैं, जब देखो बेढंगी बातें ही करते हो। जीवनलाल, ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? जीवनलाल कहता है, ये लो, मैंने इसमें कौन सी गाली दे दी? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। और राजेश्वरी कहती है कि तुम सोचते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक इज्जत वाले हो, बाकी किसी की इज्जत नहीं है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। जीवनलाल कहते हैं, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? जीवनलाल कहते हैं कि प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई गलत बात कही? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। और वो कहता है प्रमोद कि ठीक ही आप कहते हैं, ये समय ऐसा है, ये युग ऐसा है, जिसके पास पैसा है वही जो है सबसे बड़ा इज्जत वाला होता है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूंछ होते हुए भी नकटा है, मुचकटा है। नेपथ्य से औरत का सौ। नेपथ्य हमने आपको बताया है कि वो जो कि पर्दे के पीछे का स्थान होता है, यानी कि जहाँ पर हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये एकांकी जो है वो मंच पर प्रस्तुत होती है। तो मंच पर प्रस्तुत होती है तो 2, 3, 4 पर्दे लगाए जाते हैं, उसके पीछे स्टेज पर कई सारे सीन पहले से ही जो है वो वहाँ पर एडजस्ट करके रखे रहते हैं। तो नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है, वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें जो निकाली जाती हैं, तरह तरह की आवाज़ें जो मंच पर जो भी सीन प्रस्तुत हो रहा है और उस समय कोई भी आवाज़ देनी होती है तो पर्दे के पीछे से आवाज़ दी जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे जो है उससे आवाज़ आती है, किसकी? हॉर्न की आवाज़ आती है। राजेश्वरी जो है प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है और कहती है मेरी गौरी आ गई। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी से जीवनलाल जो है वो कहते हैं, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से भाग कर जाओ, जल्दी से मिठाई की थाल लेकर आओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। राजेश्वरी जो है वहीं पर खुशी के मारे वो ना हिल पा रही है, ना इधर उधर जा पा रही है, वो वहीं पर खड़ी हुई है और उसकी दृष्टि, उसकी निगाह जो है वो कहाँ है? दरवाजे की तरफ है, अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर में। और यहाँ पर बताते हैं कि प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है और प्रमोद जो है वो भी कहाँ देख रहा है? वो भी दरवाजे की तरफ देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओर में कमला खड़ी है और अंदर वाला जो दरवाज़ा है उस दरवाजे पर जो पर्दा लगा है उसकी आड़ में, ओट में यानी कि आड़ में जो है कमला खड़ी हुई है और बाहर से उसका सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है। कमला पूरी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ उसका हाथ दिखाई दे रहा है। तभी बाहर से रमेश आता है, एक गहरे बदन का सुंदर नव युवक है और बाहर से जो है रमेश आता है, वो इकहरे बदन का है, यानी कि उसका क्या है, उस ना मोटा है ना पतला है और देखने में वो कैसा है? वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट है। पैंट और कमीज पहने हुए, हाथ में उसके बरसाती कोट है यानी कि रेन कोट। सावन का महीना, ये इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बारिश होती है, इसलिए उसके हाथ में क्या है? रेन कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है, चेहरा जो है उसका उदास है। बरसाती कोट कोच पर रख कर चुपचाप खड़ा हो जाता है और बरसाती कोट जो होता है वो जो रेन कोट है उसे कोच पर यानी कि सोफे पे रखकर वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? और जीवनलाल जो है वो बाहर का पर्दा हटाकर बाहर इधर उधर देखते हैं और घबराते हुए वो बोलते हैं कि गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। रमेश धीमे से कहता है कि वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। जीवनलाल कहते नहीं आई? क्यों नहीं आई?
उसकी तबीयत तो ठीक है। रमेश, जी हाँ। रमेश कहता हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जीवनलाल, फिर रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। रमेश कहता है उसके ससुराल वालों ने उसकी विदा नहीं की। जीवनलाल, राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है और यहाँ पर राजेश्वरी जो है वो हतप्रभ है, यानी कि शिथिल हो जाती है, हाथ पैर उसके ढीले हो जाते हैं और वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कमला, जो कि वहाँ पर खड़ी हुई है और उसके हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। कमला जो पर्दे की ओट में, यानी कि पर्दे की आड़ में खड़ी है, उसके हाथ भी जो है वो हिलने लगते हैं जिससे क्या होता है, पर्दा हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। अब प्रमोद जो है वो बहुत ध्यान से जीवनलाल को देख रहा है। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया। जीवनलाल को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके हृदय पर क्या है, जोर से घूसा मारा हो। विदा नहीं की, क्यों नहीं की? वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि विदा नहीं की, आखिर क्यों नहीं विदा की? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। रमेश कहता है वो ये कह रहे थे उसके ससुराल वाले कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़ कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। वो कहता है जीवनलाल, हमने अपने पूरे जीवन भर की कमाई दे दी और वो कहते हैं कि उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं है, तो वो कहते हैं लोभी कहीं के। जीवनलाल कहता है लोभी कहीं के, यानी कि लालची कहीं के। जीवनलाल कहते हैं कि हमने अपनी जीवन भर की कमाई जो है अपनी बेटी की शादी में लगा दी। हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी जो है वो चाहता है बहुत अच्छे से करे, वो अपनी कमाई पूरी की पूरी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। फिर भी ससुराल वालों को ये नहीं समझ में आता कि माँ बाप ने किस तरीके से अपनी बेटी की शादी की है और वो जो है फिर भी दहेज के लिए उसको परेशान करते रहते हैं। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रही हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। राजेश्वरी कहती है कि उन्हें क्यों तुम भला बुरा कह रहे हो, और बेटी वाले अपना सब कुछ बेचकर वो अपनी बेटी की हर तरीके से अच्छे से शादी करते हैं, फिर भी बेटे वालों की, फिर भी लड़के वालों की क्या होती है, नाक भौं चढ़ी ही रहती हैं। उन्हें हर समय नाक भौं चढ़ी रहती है, उन्हें अप्रसन्नता ही रहती है, वो कभी खुश नहीं होते। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत, वो कहते हैं कि जीवनलाल कहते हैं कि इस ज़माने में कुछ शराफत और इंसानियत भी तो होगी। शराफत यानी कि भलाई, इंसानियत यानी कि मानवता और भलाई भी तो कुछ होगी। राजेश्वरी बीच में ही, राजेश्वरी जो है जीवनलाल को बीच में ही रोक देती है और कहती है, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, कुछ देर पहले तो। अब वो कहती है राजेश्वरी कि अब शराफत और इंसानियत की बात कर रहे हो, कुछ देर पहले तो तुम भी ऐसा ही कर रहे थे। वो ये कहना ही चाहती है कि बीच में जीवनलाल उसे रोक देते हैं और कहते हैं चुप रहो तुम। जीवनलाल इस वक्त कहते हैं कि चुप रहो तुम, राजेश्वरी को चुप करा देते हैं। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी, आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। वो कहती है मैं बहुत चुप रही, अब चुप नहीं रहूंगी, क्या कमी है बहू के दहेज में, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी समझ में नहीं आता। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं जीवनलाल राजेश्वरी की बात को नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की उन्होंने विदा नहीं करी, मेरा क्या हुआ है, अपमान हुआ है, मेरी बेइज्जती हुई है। मैं और इतना कहकर राजेश्वरी जो है वो कहती है तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। राजेश्वरी कहती है तुम भी किसी की बेटी को विदा नहीं कर रहे हो, तुम भी उनकी क्या कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। जीवनलाल जो है वो गौरी की माँ यानी कि राजेश्वरी पर गुस्सा होता है, कहता है गौरी की माँ। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। और कहती है राजेश्वरी कि अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली,
तुम जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो वो दूसरे की बेटी को भी दो। जो व्यवहार तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले करें, वो ही तुम अपनी बहू के साथ अपने घर में वैसा ही व्यवहार करो, तो ही क्या है सब सही हो पाएगा। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। राजेश्वरी कहती है जब तक तुम बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें ना तो सुख मिलेगा और ना शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वह हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल जो है बेचैनी से इधर उधर टहल रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं और इधर उधर टहल रहे हैं। वह हाथ मल रहे हैं और गुस्से के कारण वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका रखा है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है और प्रमोद जो है वो रमेश के पास जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अब जीवनलाल जो है वो परेशान है और वो जो है वो कहते हैं बहू और बेटी, बेटी और बहू, ये अजीब सी उलझन है, ये अजीब सी परेशानी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। और वो कहते हैं, राजेश्वरी कहती है कि हर बेटे वाला ये याद रखे कि वो भी क्या है, बेटी वाला है। हर लड़के वाला ये याद रखे कि उसके पास भी बेटी है, तो ये सारी उलझन जो है वो सब की सब सुलझ जाएंगी। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। जीवनलाल जो है थोड़ा रुकते हैं और अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। प्रमोद जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़कर धीरे से कहता है, जीवनलाल से कहता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक जाते हैं, जो कि अपनी बेटी के ना आने से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये भूल जाते हैं कि वो प्रमोद भी वहाँ खड़ा है और वो कहते हैं, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है, फिर घूमकर, और वो प्रमोद कहता है कि मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे तक जाता है और फिर घूम कर कहता है, मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। और वो कहते हैं कि प्रमोद जो है दरवाजे के पास जाता है, मोड़ कर कहता है कि विश्वास रखें, इस बार मैं आपकी चोट के लिए मरहम ज़रूर लेके आऊँगा। आप पूरा विश्वास रखें कि मैं इस बार आपकी चोट के लिए मरहम अर्थात आपके लिए पैसे लेकर ज़रूर आऊँगा। जीवनलाल दुखी स्वर, जीवनलाल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। जीवनलाल जो हैं वो कहते हैं, ठहरो प्रमोद, मुझे और ज़्यादा लज्जित मत करो, तुम मुझे और ज़्यादा लज्जित मत करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। मेरी चोट का इलाज जो है वो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मुझे जो दूसरी चोट दी है, उससे मेरी बेटी का जो है वो क्या कर दिया है, वो क्या यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने उस चोट से मेरा इलाज कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ सा आश्चर्य, बाबूजी। प्रमोद जो है वहाँ लौटता हुआ कहता है कि क्या कहता है, साश्चर्य यानी कि बहुत आश्चर्य में डूबा हुआ है और कहता है, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, जीवनलाल जो है वो क्या करते हैं, निश्वास छोड़कर, लंबी गहरी सांस छोड़कर क्या कहते हैं, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। और वो कहते हैं कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा, और कभी कभी चोट भी क्या करती है, मरहम का काम कर जाती है।
यानी कि मरहम का काम कर जाती है। जब एक चोट जो है दूसरी एक चोट लगी हुई है और उसके ऊपर उसको दूसरी चोट लग जाए तो कहते हैं कि वो भी मरहम का काम कर जाती है। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, राजेश्वरी की ओर मुड़कर कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती। वो कहते हैं खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती हो। बहू की विदा नहीं करनी है, जाकर तैयारी करो, बहू की विदा नहीं करनी है। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। कमला का हाथ जो है वो पर्दे के ओट में, पर्दे के अंदर छिप जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। खुशी के आंसू वो पोंछती है और जल्दी से वो अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुरा कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। रमेश और प्रमोद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिकापात हो जाता है। और जीवनलाल जो है वो मंद गति से, मंद यानी कि धीरे धीरे गति मीन्स चाल से वो खिड़की की तरफ बढ़ते हैं और तभी क्या हो जाता है, यवनिकापात हो जाता है, यानी कि मंच का पर्दा जो है वो गिर जाता है। यहाँ पर ये जो बहू की विदा एकांकी है ये आज यहीं पर समाप्त हो रही है। इसके क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। इसके अलावा 9th क्लास ये आपकी एकांकी में 2 ही जो है स्टोरी जो है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगी। और आपको उधर हमने नेताजी के चश्मे तक पढ़ा दिया था, वो शॉर्ट स्टोरी वो वहाँ तक हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगी और एकांकी में से इतना ही हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। अब हम आपको साहित्य सागर में से क्या है आपकी रह गई है पोयम, वो स्टार्ट करेंगे। और हम सोचते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब खास ध्यान आप जो है पोयम पे दीजिएगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए।